हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया 10वीं का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें मैंने आपको राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में समझाया। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी जो उदारवादी और रूढ़िवादी धारणाएं थी यूरोप के अंदर उनके बारे में, और साथ साथ मैं आपको 1815 ईस्वी में जो वियना की संधि हुई थी उसके बारे में समझाऊंगी। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज करवाने जा रही हूँ मैं क्लास 10वीं का यूरोप में राष्ट्रवाद भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे उदारता के बारे में, रूढ़िवादिता के बारे में और वियना संधि के बारे में। तो मैंने आपको फ्रांस की क्रांति बता दी, उसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा वो बताया। अब और बाकी यूरोप में क्या हो रहा था उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यूरोप है वो कैसा था कि उसमें कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था, कोई भी राज्य नहीं था, सब अलग अलग भागों में बटे हुए थे। राष्ट्र राज्य का क्या मतलब है कि संगठित कोई राज्य, सब छोटे छोटे पार्टों में कहीं कहीं बटे हुए थे। दूसरी पोजीशन क्या थी, पूरा यूरोप अलग अलग जातीय समूहों, संस्कृतियों और भाषाओं में बटा हुआ था। इनकी ना तो कोई विशेष जाति थी यूरोप की, ना कोई समूह था, ना संस्कृति थी, ना भाषा थी। जो जैसा एरिया था वैसी ही भाषा थी, उनकी अपनी अपनी अलग अलग जातियाँ थी, संस्कृतियाँ थी, और सभी जो है उसी में वो अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे थे। तीसरा पॉइंट क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते थे। अब ये भाषा नहीं, क्या होता है कि भाषा इतने समूह में बोली जाती है, लेकिन बोली उससे भी छोटी होती है, वो बिल्कुल इतने से एरिया में बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या थी कि हर क्षेत्र की अलग अलग बोलियां थी। अब मैं आपको करवाती हूँ यूरोप में सामाजिक स्थिति। यूरोप के अंदर जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक क्या होता है, जो समाज के अंदर लोग रहते हैं, अमीर गरीब जो भी है वो समाज के अंदर जैसे भी लोग रहते हैं वो पोजीशन। तो ये दो भागों में बटी हुई थी बेटा। दो भाग कौन कौन से थे, एक तो कुलीन और दूसरा किसान। यानी कुलीन किसे कहते हैं, जो सुविधा संपन्न लोग होते हैं उनको हम कुलीन वर्ग में लगाते हैं। और दूसरे क्या थे, किसान वर्ग। किसान वर्ग क्या था, गरीब था, दूसरों के जो है ज़मीन थी उन पे काम करता था। तो ये दो वर्गों में बटा हुआ था। अब इनका क्या है कि कुलीन वर्ग क्या था, इनकी संख्या बहुत कम थी। आप सभी को पता है कि ज़्यादा अमीर आदमी कहीं भी नहीं है, उनकी संख्या हमेशा क्या होती है, कम होती है। दूसरा क्या होता है, इनको सभी अधिकार प्राप्त थे। तो उनको जो है सभी अधिकार भी प्राप्त है। सभी से क्या तात्पर्य है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी तरीके के अधिकार यहाँ पर उनको प्राप्त थे। तीसरा क्या है, इनके परिवार वैवाहिक बंधनों में बंधे हुए थे। मतलब क्या है कि कुछ ही संख्या थी इनकी, तो इनके परिवार क्या करते थे, वो उसके घर में शादी करते, वो उसके मतलब वो वैवाहिक बंधन में एक दूसरे से बंधे हुए थे। अगला पॉइंट है, ये ज़मीन के मालिक थे, इनकी खुद की ज़मीन थी और ये ज़मीन के मालिक थे। अब आता है किसान वर्ग। इनकी संख्या अधिक थी। आप सबको पता है किसानों की संख्या क्या थी, अधिक थी। इनके पास कोई अधिकार नहीं था, ना इनको सामाजिक अधिकार मिले थे, ना राजनीतिक मिले थे, ना आर्थिक मिले थे। इनके पास कोई अधिकार नहीं थे। ये सामाजिक रूप से कमज़ोर थे। सामाजिक रूप से आप सभी को पता है जब कोई अधिकार ही नहीं होगा तो बंदा कैसा होगा, वो कमज़ोर ही होंगे। तो ये क्या थे, इनका जो वर्ग था वो कमज़ोर वर्ग था। देखिए बेटा, मैंने आपको अब तक करवाया कुलीन वर्ग और किसान वर्ग, ठीक है। कुलीन वर्ग कैसा था, अमीरों का था, किसान वर्ग गरीब वर्ग था, ठीक है। अब कुलीन जो वर्ग था वो अमीर थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, ज़मीन भी थी, पैसा भी था, तो उन्होंने उद्योग लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो उद्योग लगाने लगे, माल बनाने लगे, तो उससे क्या आया, एक औद्योगिकरण हुआ। उद्योगों का क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, मतलब उद्योग लगने लगे। अब इससे एक चीज़ और उभर कर सामने आई, क्या आई कि एक मध्यम वर्ग और बीच में आ गया। दो वर्ग पहले ही थे, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग। अब तीसरा वर्ग कौन सा आया, मध्यम वर्ग। ये क्या था कि ये इसका परिणाम था। क्या प्रभाव थे, रोजगार के नए अवसर। एक तो इनमें जो रोजगार मिला, पैसा हुआ तो लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, तो उसमें क्या हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम कैसे हैं, क्या करना चाहिए हमें। यानी उनके अंदर नई नई भावनाएं पनपने लगी। क्यों, कौन सी भावना, राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है। तो तीन चीज़ों का प्रभाव इस पे पड़ा। पहले तो रोजगार के नए अवसर मिले औद्योगिकरण से, फिर दूसरा क्या हुआ कि लोग शिक्षित हुए, तो उससे नए नए वर्ग बने, लोग डॉक्टर बने, कुछ व्यापारी बने, कुछ शिक्षक बने, सभी जो अलग अलग आने लगे।
तीसरा क्या हुआ कि जब वो समझदार होने लगे, पढ़े लिखे होने लगे, तो उनको जो है पता लगा कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी और वो राष्ट्रवाद के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करने लगे। देखिए अब ये जो प्रभाव पड़े, इनका एक और असर हुआ। क्या हुआ? उदारवाद, राष्ट्रवाद। मैंने यहाँ बताया था आपको कि राष्ट्रवाद की भावना पनपी, तो अब राष्ट्रवाद के अंदर एक चीज़ और नई ऐड हुई, वो थी उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें उदारता हो, जो अच्छी चीज़ें सोचे। अब अच्छी चीज़ें क्या सोचेंगे? उदारवाद में क्या है? व्यक्ति के बारे में उदारवाद क्या अच्छी चीज़ सोच सकता है? सबसे पहले तो वो विशेष अधिकारों की समाप्ति। जो विशेष अधिकार मिले थे, किसको मिले थे? राजा को मिले थे, मंत्रियों को मिले थे, या उनके नीचे जो कुलीन वर्ग था उनको मिले थे। सबसे पहले तो उनकी समाप्ति चाहते थे वो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब उदारवाद क्या चाहता था कि हर आदमी क्या हो? स्वतंत्र हो, वो किसी की तानाशाही में ना रहे, कोई उसके ऊपर अपनी तानाशाही ना चलाए। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तानाशाही की समाप्ति। एक तो व्यक्ति कब स्वतंत्र होगा? जब इसकी समाप्ति होगी, किसकी? तानाशाही की। ठीक है। अगला पॉइंट है कानून के समक्ष समानता। उदारवाद क्या चाहता था कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या हो? समान हो। तो ये आता है उदारवाद राष्ट्रवाद के अंदर। ठीक है। इसको हम सामाजिक स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर जो रहता है और जो अलग अधिकार है उनकी समाप्ति चाहता है। व्यक्ति जो समाज में रहता है वो स्वतंत्रता चाहता है, वो किसी की तानाशाही में नहीं जीना चाहता और वो कानून के समक्ष समान रहना चाहते हैं। ये आपका है उदारवाद का जो है राष्ट्रवादी स्वरूप या सामाजिक स्वरूप। इसके बाद देखिए आर्थिक उदारवाद। आर्थिक में क्या होता है? आर्थिक नाम से पता लग रहा है पैसा, पैसे के मामले में। तो इसमें क्या था? सबसे पहले उदारवादी क्या चाहते थे? आंतरिक शुल्क की छूट। एक राज्य से दूसरे राज्य में चाहे वस्तु जाती हो, सामान जाता हो, कुछ भी जाता हो, तो उस पर जो टैक्स लगता था, वो उदारवादी क्या चाहते थे कि ये जो आंतरिक है, इस राज्य से इसमें आता हो या इस राज्य से इसमें आता हो, उसमें छूट मिले। ठीक है। दूसरा, बाजारों की मुक्ति। बाजारों के अंदर क्या है? मुक्ति दे दी जाए, जो जैसा काम करना चाहता है वो वैसा काम कर सके। ठीक है। पहले क्या होता था? जैसे सुनार सोने का ही करता था, लोहार लोहे का ही करता था, ऐसा नहीं, बाजारों में मुक्ति, जो व्यक्ति जिसकी जो इच्छा हो वो काम वो कर सकते थे। तीसरा, वो क्या चाहते थे? एकीकृत आर्थिक क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र चाहते थे जो एकीकृत हो, मतलब इकट्ठा हो। ठीक है। उनके अपने अधिकार हों, उनके अपने कर्तव्य हों और वो अपने तरीके से अपना व्यापार कर सके, तो वो एकीकृत आर्थिक क्षेत्र चाहते थे। तो आर्थिक उदारवाद में जो एकीकृत जो है आर्थिक व्यवस्था चाहते थे उदारवादी, उसको पूरा करने के लिए क्या किया? एक संघ बनाया। क्या बनाया? एक संघ बनाया। कब बनाया? 1834 में। और ये किसने बनाया था? ये प्रूशिया ने बनाया था। ठीक है। इसको हम शुल्क संघ कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 4 चीज़ें ली गई। पहली क्या की इन्होंने कि मुक्त व्यापार। एक तो मुक्त व्यापार करवा दिया इस संघ के दौरान। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, अपनी संपत्ति को अपने पास रख सकता है, उनकी संपत्ति पर अब और किसी का कोई अधिकार नहीं रहा। दूसरा है व्यापारियों के हितों की रक्षा। जैसे आप देखते हो कई बार फिलहाल कुछ भी किसी व्यापारी के साथ होता है तो सारे व्यापारी जो है अपनी दुकानें बंद करते हैं और विरोध जताते हैं। ऐसा ही वहाँ पे हुआ कि अब सभी जो व्यापारी हैं उनके हितों की रक्षा की गई। किसके द्वारा? जोल्वेराइन संघ के द्वारा। अगला पॉइंट है मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। कितनी कर दी? 2। पहले क्या था? यूरोप के अंदर 30 मुद्रा थी। ठीक है। अब उनको घटाकर कितना कर दिया? 2 कर दिया। उसके बाद आता है आंतरिक शुल्क की समाप्ति। मैंने बताया था उन्होंने क्या डिमांड रखी थी कि जो इस राज्य से इस राज्य में और इस राज्य से इस राज्य में जो भी सामान या पूंजी जो भी कुछ जाता है, वस्तुएं जाती हैं, उन पे जो शुल्क लगता था, अब वो क्या कर दिया? वो शुल्क समाप्त कर दिया। आपने पढ़ा उदारवाद या उदारता। अब मैं आपको करवा रही हूँ रूढ़िवाद। रूढ़िवाद की जो है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना क्यों? क्योंकि दोबारा से आई थी ये। पहले कहाँ पे थी? फ्रांस के अंदर थी, जब वहाँ पे बुर्बो शासन था। मैंने लेसन के शुरुआत में किया, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। उसके बाद आया राष्ट्रवाद, और तब शासन किसने किया? नेपोलियन ने। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि रूढ़िवाद होता क्या है। रूढ़िवाद होती है पुरानी सोच। जो पुरानी सोच होती है उसको हम रूढ़िवाद कहते हैं। ये दोबारा से कैसे आई? ये 1815 में एक युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? नेपोलियन के बीच में हुआ। और एक तरफ क्या था? नेपोलियन, दूसरी तरफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रूस।
नेपोलियन ने युद्ध किससे किया था? ब्रिटेन से। लेकिन युद्ध होते होते ब्रिटेन ने अपने साथियों को भी अपने में मिला लिया। अब एक तरफ नेपोलियन होने के कारण पूर्ण रूप से क्या हो गया? हार गया, पूर्ण रूप से हार गया। ठीक है, अब वो हार गया तो जो जो उसने काम किए थे, जो जो वो राष्ट्रवाद में नई नई चीज़ें लेके आया था, वो सभी क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और फिर से क्या परिणाम निकले? फिर से जो है रूढ़िवादिता आ गई। जो यूरोप में जो सरकारें थी वो क्या थी? रूढ़िवादी थी। वो राजाओं को मानने वाली थी, वो समाज में जो परंपराएं उनको मानने वाली थी, समाज में जो ऊंच नीच है उनको मानने वाली थी। और जो चर्च है, चर्च मतलब जैसे अपने यहाँ पे पंडित होते हैं ना, वो पंडित जो कहते हैं वही हम करते हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या थे? चर्च, और चर्च के पादरी, जो पादरी बोलते थे वही वो करते थे, मतलब धार्मिक गुरु माने जाते थे। तो वो जो है यूरोपीय सरकारें वो उसमें विश्वास करती थी। तो जो नेपोलियन से पहले की जो सोच थी, ठीक है, या नेपोलियन जो सोच लेके आया था राष्ट्रवाद, वो ख़त्म कर दी थी किसने? यूरोपीय सरकारों ने, इसकी हार के बाद। ये तो मैंने आपको पढ़ाया रूढ़िवाद के बारे में कि कैसे आया ये। वाटरलू युद्ध हुआ था 1815 में नेपोलियन और ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस के बीच में, उसके बाद आई सोच तो, ठीक है। लेकिन इसके बाद, इस युद्ध के बाद एक काम और हुआ। वो क्या हुआ? वियना की संधि। ठीक है, अब देखिए वियना की संधि क्या है। वियना की संधि क्या है कि वियना ही इसको क्यों नाम दिया? क्योंकि ये क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना, और वहाँ पे ये संधि हुई थी, तो इसको कहते हैं वियना की संधि। और ये कब हुई थी? 1815 में। ये युद्ध भी 1815 में हुआ था और संधि भी युद्ध समाप्त होते ही हुई 1815 में। अब ये संधि के क्या क्या नियम बनाए, क्या बोला गया कि क्या क्या हुआ संधि के बाद? एक तो संधि में लिखा गया कि फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों को स्थापित कर दिया ताकि वह अपना कभी विस्तार ना कर सके। फ्रांस है, फ्रांस किसका था? नेपोलियन का था। तो नेपोलियन हार गया, तो उन्होंने क्या किया? जैसे नेपोलियन की क्या धारणा थी कि वो अलग अलग राज्यों को जीतता जा रहा था, ठीक है, अपना विस्तार कर रहा था। तो पहले, सबसे पहले उसी पे रोक लगाई, फ्रांस के चारों तरफ राज्य स्थापित कर दिए अपने, और ताकि वो अपना विस्तार ना कर सके। कौन कौन से राज्य है? देखिए यहाँ पे, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली, ठीक है, उत्तर में इटली जो था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया, रूस को पोलैंड दे दिया, और फ्रांस के जो उत्तर में थे नीदरलैंड और बेल्जियम वो स्थापित कर दिए, और दक्षिण में जनेवा को स्थापित कर दिया। मतलब फ्रांस के चारों तरफ ये देश स्थापित कर दिए ताकि वो अपना विकास या विस्तार ना कर सके। दूसरा, सत्ता से बेदखल बूर्बो वंश को पुनः सत्ता। इसमें क्या था? मैंने बताया था लुई 16वां था बूर्बो वंश का, और नेपोलियन ने उसको हराया था, फिर सम्राट बना था। तो वो दोबारा से उसी वंश को वो सत्ता दे दी गई। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर, ठीक है। फिर फ्रांस में राजतंत्र, पहले भी राजतंत्र था, ठीक है, तो दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो गया। तभी तो कहते हैं ना वहाँ पे रूढ़िवाद जो धारणा आई कि सारी चीज़ें दोबारा होगी, ठीक है। बूर्बो वंश आ गया, फिर उनका राज्य जो है वो आ गया, फिर नेपोलियन द्वारा जीते गए राज्यों को वापस देना, फिर जो नेपोलियन अपना विस्तार किया था, युद्ध कर करके राज्य जीते थे, उनको वापस दे दिया गया। वापस किसको दिया? जिनसे जीता था उनसे नहीं, उनको नहीं दिया, जो जीते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, रूस है, जिन्होंने इसको हराया उन्होंने इसको आपस में बांट लिया, ठीक है। तो रूस ने क्या ले लिया? पोलैंड ले लिया। ऑस्ट्रिया ने क्या लिया? उत्तरी इटली ले लिया, ठीक है। और नीदरलैंड और बेल्जियम जो है वो उत्तर में बसा दिए, और दक्षिण में जनेवा बसा के, और वहाँ पे जो भी बहुत सारा कर लगा के, बहुत सारी इनकम ये जो देश हैं वो वहाँ से करने लगे। ये थी वियना संधि। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।